नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो यूनिट चल रही है ये यूनिट 3 है, वो मैंने गलती से बता दिया था। विद्यार्थियों, अभी जो आपके यूनिट चल रही है ये 4th यूनिट का पार्ट है। तो फोर्थ यूनिट में आपके मुख्य रूप से एक तो अंग्रेजों द्वारा जो अकाल नीति अपनेगी उसका वीडियो, एक भारत में रेल, डाक और टेलीग्राफ सेवा का विकास, और तीसरा जो महत्वपूर्ण वीडियो है यूनिट 4 में वो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। तो इस वीडियो में हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन से आयोग अंग्रेजों द्वारा गठित किए गए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो चित्र में आप देख रहे हो ये है मेकाले, और मेकाले शिक्षा से संबंधित 1835 ईस्वी में मेकाले घोषणा पत्र लाता है। और इधर जो आप देख रहे हो ये है वुड, जो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पेच नाम से घोषणा पत्र लाता है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और बीच में आप देख रहे हैं अपने भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 1948 में भारत सरकार द्वारा जो राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था शिक्षा के लिए, उसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने सर्वप्रथम यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए कहा, और इनकी अनुशंसा पर ही 1953 ईस्वी में यूजीसी का गठन किया गया, और इसी आयोग की सिफारिश पर शिक्षा को समवर्ती सूची में भी रखा गया। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई कार्य नहीं किया या शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया। इन दिनों कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। सर्वप्रथम 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कलकत्ता के अंदर मदरसा की स्थापना किसने की? जो 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। 1778 में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो 1778 ईस्वी में ये महत्वपूर्ण जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से स्थापना की गई थी, यह विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी थी। इसके द्वारा जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास, शिलालेख, पांडुलिपियों, इनका संरक्षण करना, इनका अध्ययन करना, यह मुख्य रूप से इसका कार्य था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था सर विलियम जोन्स का। फिर देखिए, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर देखिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा
कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो अंग्रेजों के काल में शिक्षा के लिए जो कार्य किए गए थे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला जो है, डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए कुछ भारतीय भी थे इसमें। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वास्तविक प्रयास किया गया था इस दिशा में, वह 1813 ईस्वी में किया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के निवासियों में विज्ञान के अध्ययन और उन्नति के लिए खर्च करें। यानी कि विद्यार्थियों, जो सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में के चार्टर्ड एक्ट में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1 लाख रुपए का सर्वप्रथम प्रावधान 1813 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया। यह बात आपको याद रखनी है। शिक्षा के माध्यम पर विवाद। फिर क्या हुआ, आगे चलकर अब 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान तो कर दिया गया। अब इनमें विद्यार्थियों कुछ गुट या लोग थे जो कि चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत में जो स्थानीय या देसी भाषाओं में भारतीयों को शिक्षा दी जाए। तो अब शिक्षा के माध्यम पर विवाद उत्पन्न हो गया। तो इसको दूर करने के लिए लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुट में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल तथा दूसरा आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। तो जो प्राचीन शिक्षा समर्थक के नेता थे वह थे H.T. प्रिसेंट तथा H.H. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक चाहते थे कि भारत में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। अब देखिए, इस हेतु जो महत्वपूर्ण आयोग स्थापित किया गया था, इस समस्या को दूर करने के लिए वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने जो मुख्य रूप से सिफारिश की कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के अंदर शिक्षा दी जाए। तो देखिए, पाश्चात्य विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने कौंसिल विधि के सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। तो उस समय 1833 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। कॉमन सेंस की बात है विद्यार्थियों कि लॉर्ड मैकाले जो एक विदेशी था, वह जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी भाषा की ही तारीफ और प्रशंसा करेगा। तो इसने क्या कहा विद्यार्थियों कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता, यानी कि यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी की जो एक शेल्फ होती है वह भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है।
तो कुल मिलाकर इसने अंग्रेजी की तारीफ की। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उनकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा यानी बुद्धि, दिमाग, जो कि अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। तो कुल मिलाकर मैकाले ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रंग रूप से तो भारतीय होगा, परंतु दिमाग और बुद्धि से अंग्रेज होगा। और मैकाले ने विद्यार्थियों एक सिद्धांत दिया था, शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने कहा कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। तो मैकाले द्वारा जो शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत दिया गया, उसके तहत ये बात कही गई कि सर्वप्रथम जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित किया जाए। अगर उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग वैसे ही धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा। तो यह मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में कुछ मुख्य बातें कही थी, वह थी। अब हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नियमन में कई आयोगों का गठन किया गया जो कि निम्नलिखित है। तो इन आयोगों को याद करने की एक ट्रिक है विद्यार्थियों कि वुड हंटर रैली से हटा सार्जेंट राधाकृष्ण। तो जो सर्वप्रथम मुख्य रूप से आयोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, वह था वुड से वुड डिस्पेस 1854, हंटर से हंटर आयोग 1882, रैली से रैले आयोग 1902, से आपके सेडलर आयोग 1917। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सेडलर आयोग 17, स और 17, तो स ऐसे याद रख सकते हो, सेडलर आयोग 17। अगला जो है हटा से हंटोंग आयोग 1929 और सार्जेंट से सार्जेंट आयोग 1944 और राधाकृष्ण से राधाकृष्ण आयोग 1948। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा पर जो आयोग स्थापित किए गए, अंग्रेजों द्वारा गठित किए गए, उनके बारे में मुख्य रूप से यह आयोगों के बारे में मुख्य रूप से ये जानकारी है। और इनको आप याद रखने की ट्रिक है, एक दो बार बोलिएगा याद आ जाएगी कि वुड हंटर रैली से हटा सार्जेंट राधाकृष्ण, वुड हंटर रैली से हटा सार्जेंट राधाकृष्ण। तो ये ट्रिक जैसे ही आपको याद होगी तो आपको ये सभी आयोग क्रम वाइज आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं वुड डिस्पेस। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड का डिस्पेस कहा जाता है। तो इस समय भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह डलहौजी थे। पिछले वीडियो में भी हमने जो डाक, रेल और तार सेवा का विकास देखा वह 1853-54 ईस्वी में ही हुआ मुख्य रूप से, और उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। तो मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुए थे, चाहे संचार के साधनों में ले लो, शिक्षा में ले लो, तो वह लॉर्ड डलहौजी के समय हुए थे। तो वुड डिस्पेस भी जो बनाया था वो डलहौजी के शासनकाल में, जब डलहौजी गवर्नर जनरल था तब 1854 में प्रस्तुत किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पेस या वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को
दिशा दी। इसकी जो सिफारिशें थी या इसने वुड घोषणा पत्र की जो मुख्य रूप से इसके द्वारा जो बात कही गई उसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। गांवों में देसी भाषाई पाठशाला स्थापित की जाए। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। अब देखिए, ये वुड का जो घोषणा पत्र था, इसने मैकाले के घोषणा पत्र की आलोचना की और उसको एक तरह से रद्द कर दिया। और वुड घोषणा पत्र ने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम तो आप अंग्रेजी रखो और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम आप देसी भाषा में रखो। तो यह बात इसकी बहुत अच्छी लगी सरकार को। इसने कहा वुड घोषणा पत्र में कि स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया जाए तथा तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की जाए। तो उस समय इसने इतनी बड़ी बात कह दी विद्यार्थियों कि इसने अध्यापक प्रशिक्षण की बात भी 1854 के वुड घोषणा पत्र में कही गई सर्वप्रथम। तो यह था विद्यार्थियों वुड का घोषणा पत्र। और ये इतना महत्वपूर्ण घोषणा पत्र था कि इसके सुझाव जो इसने दिए थे उसको कुछ हद तक लागू भी किया गया। इसके तहत 1857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा कुछ समय बाद सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बेथुन स्कूल की स्थापना भी एक सार्थक परिणाम रही। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियाँ व आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इस प्रकार वुड डिस्पैच भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ। तो विद्यार्थियों, वुड डिस्पैच इतना महत्वपूर्ण था कि इसके जो सुझाव दिए गए वह 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इसलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखते हैं अगला आयोग हम हंटर कमीशन या हंटर आयोग। यह आयोग विद्यार्थियों 1882 के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया हंटर आयोग? 1882 के अंदर। उस समय जो आपके गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, उसने हंटर, जिसका पूरा नाम विलियम विल्सन हंटर था, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। यानी कि जो ये आयोग गठित किया गया, यह वुड घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए गठित किया गया। इस आयोग में विद्यार्थियों 8 भारतीय सदस्य भी थे। 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन हंटर आयोग के द्वारा किया गया। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। यानी कि इसका जो मुख्य रूप से इसमें बल दिया गया प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए, और इस हेतु ही इस आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, हंटर आयोग ने जो सिफारिश की थी उसके जो मुख्य बिंदु है कि भारतीय शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। तो वुड ने भी बोला था कि जो उच्च शिक्षा है वो तो आप अंग्रेजी में दे दो, परंतु जो स्थानीय लेवल पर जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाए। वह बात भी हंटर आयोग ने दोहराई कि जो प्राथमिक शिक्षा है
वह आप स्थानीय भाषा में दो। अगला जो इसने सिफारिश की थी हंटर आयोग ने, कि आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य संस्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को भी कहा। तो इसने महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो यह था हंटर आयोग। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि भारत में शिक्षा संबंधित जो मुख्य रूप से अन्य आयोग स्थापित किए गए उनको, तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था उच्च शिक्षा के लिए, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। और इसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसके तहत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई। तो 1902 में जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे रेले। रेले तो की अध्यक्षता में तो ये आयोग गठित किया गया विद्यार्थियों। और इस समय आपके जो गवर्नर जनरल था वो कर्जन था। तो कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इस आयोग ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। यह बहुत बड़ी बात है इस आयोग की। तो 1902 का यह विश्वविद्यालय आयोग था। अब देखिए 1906 के अंदर बड़ौदा रियासत में भारत में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू किया गया था। तो यह भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू किया था, तो वह थी बड़ौदा रियासत। और इस समय जो यहाँ का शासक था विद्यार्थियों वह था शिवाजी गायकवाड़ तृतीय। और यह बहुत ही अच्छा शासक था और इसके शासनकाल के दौरान इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया तथा अपने राज्य में लाइब्रेरी पुस्तकालय की शिक्षा का विकास किया। तो कुल मिलाकर जो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय था उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रयास किए थे उस समय। अब हम देखते हैं अगला आयोग 1917 ईस्वी में जो बना था सेडलर आयोग। तो सेडलर आयोग एम सेडलर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया, जो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग ने जो मुख्य रूप से बात कही विद्यार्थियों कि 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा व 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा की सिफारिश की थी, जो अभी भी अपने चली आ रही है कि 12 वर्ष की तो स्कूली शिक्षा व 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, जो उस समय यह बात सेडलर आयोग ने बोल दी थी। महिला शिक्षा के लिए प्रदा विद्यालय की सिफारिश की थी, यानी कि जो महिला विद्यालय है उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान इस आयोग द्वारा कहा गया कि महिलाओं के लिए अलग से प्रदा विद्यालय खोला जाए। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1920 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि सेडलर आयोग की सिफारिश पर तो शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया। और अगला जो आयोग अपन पढ़ेंगे राधाकृष्णन आयोग 1948 कि उसकी सिफारिश पर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी कि जो मुख्य रूप से आपकी सूचियाँ होती हैं पॉलिटिकल में आप अध्ययन करोगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। तो जो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र को होता है, और राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह राज्य को होता है। परंतु जो समवर्ती सूची है उस पर आपके केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो इन तीनों सूचियों में मुख्य रूप से अंतर यह है। तो सेडलर आयोग ने तो शिक्षा को राज्य सूची में रखने का सुझाव दिया, यह बात आपको याद रखनी है। अब अगला जो है 1929 ईस्वी का हार्टोग समिति, यह
सर फिलिप हंटोंग की अध्यक्षता में गठित किया गया आयोग, और इस आयोग ने भी प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया और माध्यमिक शिक्षा पर भी बल देते हुए ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को माध्यमिक स्तर पर रोककर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। तो ये पहला आयोग है जिसने, आप देख रहे होंगे, व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया इसने। इस आयोग ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन की सिफारिश भी की कि एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए केंद्र पर शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा से संबंधित। अगला जो आयोग है विद्यार्थियों, वह है 1937 का वर्धा आयोग। तो इस आयोग में गांधी जी की विचारधारा पर आधारित इसकी योजना जाकिर हुसैन समिति द्वारा बनाई गई। तो ये बनाई तो जाकिर हुसैन समिति की द्वारा थी और इसमें जो योगदान था वह गांधी जी का था। इस योजना में मातृ शिक्षा में शिक्षा व 7 वर्षीय शिक्षा पर बल दिया गया। तो वर्धा योजना में कहा गया मुख्य रूप से एक तो शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वह 7 वर्षीय शिक्षा पर बल दिया गया। और इस आयोग ने भी विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, जिसे इसने बुनियादी शिक्षा या हुनरी शिक्षा भी कहा। तो यह था आपके वर्धा आयोग। अब हम देखते हैं 1944 में गठित सार्जेंट आयोग। इस योजना में अगले 40 वर्षों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। तो विद्यार्थियों, अभी जो अपने आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, 2009 में जो आया था आरटीई, यह बात सार्जेंट आयोग ने 1944 में बोल दी थी कि अगले 40 वर्षों तक जो शिक्षा दी जाए वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से दी जाए। अगला जो इसने सिफारिश की कि विद्यालय व व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, तो इसने भी व्यावसायिक शिक्षा की बात की। अगली जो एक खेर समिति आई थी उसने 40 वर्ष को घटाकर 16 वर्ष कर दिए, यानी कि जो इसने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अगले 40 वर्षों तक के लिए बोला था, उसको खेर समिति ने 16 वर्ष तक ही करने का प्रावधान किया। एक विद्यार्थी सार्जेंट आयोग द्वारा एक तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क हो, और वही इसने एक कैटेगरी और रखी 11 से 17 वर्ष तक की के बालकों के लिए शिक्षा। अब देखिए अगला जो आयोग है वह है 1948 ईस्वी का राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट पर ही यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करती है। संसद के अधिनियम द्वारा 1953 में यूजीसी का गठन हुआ। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया तथा न्यूनतम 180 दिन के कार्य दिवस की सिफारिश की गई थी, यानी कि 180 दिन आपके विद्यालय महाविद्यालय में कार्य दिवस होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, पहले जो सेडलर आयोग था उसने तो शिक्षा को किसमें शामिल किया करने की सिफारिश की? राज्य सूची में। ये देखिए अब आपके जो आज़ादी के बाद जो प्रथम आयोग बन रहा है वह है राधा कृष्णन आयोग। उसने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की, और वर्तमान में भी आपकी शिक्षा समवर्ती सूची का ही भाग है, यानी कि जो अभी जो शिक्षा पर कानून बनाया जाता है वह केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो विद्यार्थियों, जो अंग्रेजी शासन काल में जो शिक्षा के विकास के लिए जो आयोग गठित हुए, उन आयोग ने क्या क्या सिफारिश की उनके बारे में हमने अध्ययन किया।
और इसमें जो मुख्य रूप से प्रथम आयोग था वह वुड डिस्पेस था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और इस ट्रिक के माध्यम से विद्यार्थियों आपको ये सभी आयोग याद करने हैं कि वुड हंटर रैली से हटा सार्जेंट राधाकृष्ण। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत क्या था, तो आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत के तहत कि उच्च वर्ग को अगर शिक्षित किया जाएगा तो धीरे धीरे जो निम्न वर्ग या जनसाधारण वर्ग तक यह शिक्षा धीरे धीरे पहुंच जाएगी। तो यह था शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।